आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मधेपुरा विधानसभा में हैं और यहां के विधायक चंद्रशेखर यादव जी हमारे साथ हैं। पूर्व में मंत्री रहे हैं, इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं और अभी लगातार दूसरी बार विधायक हैं। सबसे पहले विधायक जी, जिस तरह से कोरोना की स्थिति है, अब धीरे धीरे बिहार में भी केसेज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में आप भी कोरोना जन चेतना यात्रा चला रहे हैं और गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, खुद भी गाँव में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है? क्योंकि शहर में तो चलिए व्यवस्थाएं हो जाती है, गांव में मुझे लगता है कि अगर गांव में 2, 4, 5, 10 आदमी को भी हो जाए तो उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी हो जाएगी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कोरोना आया नहीं है, लाया गया। ये शासनिक विफलता है और नेता के दृष्टिहीनता की कमी। मैं इसलिए एक बात कह रहा हूँ, 30 जनवरी को देशवासी को पता है कि वुहान शहर में मेडिकल पढ़ने वाला लड़का केरला के कोरोना के कारण मर गया। और 30 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक में कोई 12 दिन होते हैं लगभग, राहुल गांधी जी का ट्वीट आया, सरकार को चेतावनी, और उनका अपना अनुभव इटली का रहा होगा, ननिहाल है, वाजिब है, और तब तक इतनी तबाह हो रही थी, दुनिया वाले जानते हैं। उन्होंने जब स्पष्ट रूप से कहा कि ये खतरनाक बीमारी हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट करते हुए भारत की तरफ आ रही है, तो सरकार को इस पर प्रतिराक्षात्मक उपाय करनी चाहिए, सुरक्षात्मक उपाय करनी चाहिए। और सरकार ने इस पर अमल करने के बजाय जो हमारे देश के चौकीदार हैं, उन्होंने नमस्ते ट्रंप बुलाया। 12 दिन के बाद नमस्ते ट्रंप हुआ। हजारों अमेरिकी नागरिक राजनयिक आए गए और गुजरात शहर में मोटेरा स्टेडियम में लाखों लोगों की बिठाई गई और ये वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन का धज्जियाँ उड़ाई। मतलब इस बात का स्पष्ट है कि नमस्ते ट्रंप के बाद भी अगर हमारी सरकार सचेत होती, एक गंभीर नेता प्रतिपक्ष हो न हो, लेकिन नेता बड़ा है राहुल गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करना, कम से कम ये भी समझना चाहिए था, एक समीक्षा सरकार को करनी चाहिए थी कि राहुल गांधी और इटली के नोट से है, दुनिया की बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या सच्चाई है। उसकी जरूरत सरकार ने महसूस नहीं किया और उल्टे सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सहित कई मंत्रियों ने मजाक उड़ाया, पप्पू कहा, यह भी आरोप लगा दिया कि इन्हीं को हुआ होगा, यही इटली में ननिहाल है, वगैरह वगैरह उनके ऊपर कमेंट किया गया। और उसके 1.5 महीना के बाद तक लगभग मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चलते क्या क्या कुकर्म नहीं हुआ सब जानते हैं और कोरोना को पर ध्यान नहीं दिया गया। 23 तारीख को सरकार जब बना ली गई, जबकि 22 तारीख को ही आपने एक आपातकाल घोषित किया था अचानक से एक दिन के लिए, तो भाई आप जब सरकार बना लेते हैं तब अचानक से लॉकडाउन करते हैं। बताइए, देश के लाखों नहीं करोड़ों मजदूर प्रवासी कहीं कहीं हैं, उनको न तो आप आने का मौका दिया, और भारत सरकार लगभग 130 करोड़ का यह देश है, भारत सरकार उसको खिला ना पाई। इस परिस्थिति में वो आदमी जब मैंने भयंकर दुख में चला गया, हजारों किलोमीटर पैदल चलने का मन बनाया होगा, भूख से त्रस्त आदमी, भय से त्रस्त आदमी पैदल आया, कितनी बहनें, बेटी, माँ, बच्चे को रास्ते में जन्म दी, कितना ट्रॉली पड़ाया, पता नहीं, ट्राम वाला छोड़िए, ट्रक वाला छोड़िए, बस नहीं, आप देखे होंगे कि टैंकर में छिप के लोग आया और किसी तरह से रास्ते में रोक दिया गया। मैंने 5,000, 6,000 रुपया घर से मंगा के मजदूर लोग, ट्रक वाला को 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया दिया, लेकिन कहीं प्रशासन के लोग रोके लॉकडाउन के कारण, तो वहीं रह भी गया बेचारा, घर तक पहुँच भी ना पाया। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगर 20 लाख लोग बिहार में आए होंगे तो 7-8 लाख लोग पैदल आए, किस परिस्थिति में आए होंगे, 300 लोग मर गए। मैं देशवासी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में एक मौत होती है तो संपूर्ण विश्व को अचंभित करने वाला निर्णय हुआ, तमाम जनता सड़क पर आई, लेकिन हमारे देशवासी पता नहीं क्यों इतना संवेदन शून्य है कि सरकार लगातार उसके ऊपर जुर्म पर जुर्म करते जा रही है। मतलब राजनीतिक शासकी को आगे, राजनीतिक काम को आगे रख करके जनता को तबाही में ले जा रही है, लेकिन जनता हमारे गुस्सा में नहीं है।
कभी कभी दुख होता है कि क्या यही हमारा देश शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद का है। चिंता भी होती है कि हमारे देशवासी क्यों जब जब 4-4 जज सड़क पर आते हैं, प्रजातंत्र बचाने की गुहार लगाते हैं, फिर भी गुस्सा नहीं होता है। वही जज चीफ जस्टिस बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री सारे नियमों को तोड़ करके उनसे मिलने जाते हैं और तब 370 पर अपना निर्णय पाते हैं और क्या कहते हैं, अयोध्या राम मंदिर जैसे विवादास्पद जगह पर अपनी परचम लहराते हैं और उसी चीफ जस्टिस को फिर आप सांसद बना देते हैं, फिर भी हमारे देशवासी को गुस्सा नहीं आता है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति में देश है। देश को ये में कोरोना बीमारी शासन द्वारा थोपा गया है, बीमारी नहीं आई है मित्र। अगर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान रोक दी जाती राहुल गांधी के ट्वीट के बाद तो शायद देश को लॉकडाउन में नहीं जाना पड़ता और देश की अर्थव्यवस्था चौपट नहीं होती, हम आप कोई चौपट नहीं होते। अब क्या है, अब तो 3 लाख हम पहुंच गए, 3 लाख हमारे प्रभावित है, जबकि हमको लगता है कि अभी तक जितनी जांच होनी चाहिए उसकी आधी जांच भी नहीं हुई है। तो 3 लाख हमारा ग्राफ है। मैं नहीं समझता हूँ, कोई कारण नहीं है कि शायद देश की एक बड़ी आबादी ये निकट के 2 महीने के अंदर हो सकता है 25 लाख, 50 लाख, 30 लाख लोग इस कोरोना के चपेट में जाएगा और पता नहीं क्या होगा, सब भगवान को। और रहा गांव की बात, आपने सवाल किया, तो गांव में तो और ज्ञानहीनता है, जागरूकता की कमी है। हर स्तर पर हम देख रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, हम ही लोगों को लोग आकर के गांव में समाज में मिलने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो सैकड़ों लोग आके गोर छूता है, पता नहीं हम कब कोरोना के शिकार हो जाएंगे, ये भी हमको नहीं पता। तो ये जो सरकार जब लॉकडाउन की जरूरत है तो लॉकडाउन हटा दिया और जब लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी तो देश को लॉकडाउन में ला करके अचानक तबाही में ले गया। इसलिए सरकार जिम्मेवार है मजदूर, प्रवासी मजदूरों को भयंकर तकलीफ देने के लिए, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं। अच्छा चंद्रशेखर जी, जिस तरह हमने देखा लॉकडाउन शुरू होती है उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, कि जो मजदूर हैं उन्हें अपने राज्य में लाना। इसके बावजूद जो स्टूडेंट फंसे हुए थे कोटा में उनको भी वापस लेना है। बिहार सरकार काफ़ी विलम्ब थी, बिहार सरकार सुस्ती उसको नहीं दिखाई, इस वजह से दिल्ली की सड़क पर भी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट देखिए, अभी हाल फिलहाल का स्टेटमेंट है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, दिल्ली के हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है। क्या कहेंगे आप? बिहार सरकार तो एक तरफ अपनी विफलता दिखा गई, साथ ही दिल्ली जो देश की धड़कन और राजधानी दोनों कहलाती है, वहाँ पर भी जो प्रवासी लोग हैं, ज़्यादातर बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उन लोगों की सुनने वाला कौन? नहीं, आपने ठीक कहा, ये मैंने पहले भी कहा कि एक तो कोरोना शासन द्वारा देश पर लादा गया, कोरोना आया नहीं है और सबको पता है कि ये मैन टू मैन ट्रांसफर है। अगर एक लड़के के मौत के बाद हम सतर्क हो जाते, राहुल गांधी के ट्वीट के बाद भी, तो शायद हमारा यह दुर्योधन नहीं होता। अब ये नीतीश बाबू हैं, ये बीजेपी शासित राज्य सीधी तौर, यहाँ तो पार्टनर उत्तर प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्री कम से कम इतने दूरदर्शी तो थे कि जब तक कोरोना नहीं फैला था तब तक अपने राज्यवासी को बुला लिया, प्रवासी मजदूरों को। और हमारे मुख्यमंत्री जी कभी अक्षम कभी सक्षम देख रहे थे, मैंने बीजेपी से भी ज़्यादा कट्टर देश क्या कहते हैं, ये चौकीदार भक्त हैं बेचारा। इनको कहाँ मैंने साहस है, नैतिक साहस है कि मोदी साहब का खिलाफ करके, उनके कानून का खिलाफ करके हम अपने लोगों को ले आए। अगर अपने लोगों को समय पर ले आते योगी जी के तरह नीतीश कुमार जी, देश के राज्य के सुशासन बाबू, तो शायद बिहार को यह दिन कोरोना का नहीं देखना पड़ता कि हर जिले में सैकड़ों केस पूर रहा है। इसलिए नीतीश बाबू जो सुशासन के कथित नेता हैं, वो जिम्मेवार हैं बिहार में कोरोना फैलाने के लिए और देश में कोरोना फैलाने के लिए, तो भाई देश के चौकीदार में। चंद्रशेखर जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, बिहार में पूर्णतः शराबबंदी, लेकिन आपको नशे में दिख जाएंगे, कहाँ से आ रहा है? अब शराबबंदी दिख नहीं रहा, ये एक बेहतर कानून राज्य में आया और हम लोगों को लगा कि चलो अब हम लोग राहत की सांस लेंगे, क्योंकि इस कानून से पहले शुरू में हम लोग को इलाका चलते सामाजिक लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो हम तो लोगों से लड़ नहीं सकते। यदा कदा दारू वाले टक्कर मारते थे, हम लोग भी इज्जत बचा के निकलते रहते थे। जब दारूबंदी आई शुरू में 5-6 महीना साल भर तक तो बड़ा राहत हुआ, लेकिन अब तो पहले से भी भयंकर स्थिति हो गई। अब सच्चाई ये है मित्र
अब सच्चाई ये है कि हर गांव में कोई ऐसा टोला नहीं है पंचायत का जिसमें 10 से 20 परिवार दारू बेचने में नहीं लगा हुआ। और अबोध बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, उनके हाथ में दारू का शीशी मिलता है। और उसके पास ज्ञान का अभाव है। शासनहीनता इस कदर बढ़ गई है कि इंसान आदमी, चाहे एमएलए हो या मुखिया, अपना इज्जत बचाने में भी सफल नहीं हो पा रहा है। परहेज करता है कि काश कि दारूबाजों से हमारा सामना नहीं हो। डरते हैं लोग कि इससे अगर सामना करेंगे, उसको अगर डांटेंगे पहले की तरह, हो सकता है मेरे ऊपर गोली चल जाए, हो सकता है हमारी मौत हो जाए, हो सकता है हमको पीट दे या सार्वजनिक रूप से बेइज्जत कर दे। इसलिए जो दारूबंदी सरकार जो बेहतर कानून लाई, सरकार के निसुशासन बाबू के शासनिक विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। शासनिक अक्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जिनको दारूबंदी को सफल कराने में लगना चाहिए, वो सारे लोग दारू बिचवाने में मशगूल हैं और सारा कमीशन सरकार तक जा रहा है। तो सुशासन बाबू दारूबंदी ला करके हमारे राज्य को के बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को कलम के बदले दारू का बोतल थमा दिए। इसके पीछे यही कारण है कि अगर आपका शासन का इकबाल खत्म है तो शासन में रहने का नैतिक अधिकार भी आपको नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए दारूबंदी हो या कोरोना वायरस का इश्यू हो, आपको तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा कर देना। अच्छा, मधेपुरा की मैं बात करूँगा। जैसे मधेपुरा के भी हालात हैं अभी, ऐसे में क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटल की क्या कुछ स्थिति है आपको विधायक? आप देख रहे हैं डॉक्टर लोग बेचारा सुरक्षा किट के अभाव में कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। तो उनके अंदर जब भय हो गया तब इलाज करने के लिए मिल कहाँ रहा है। लोग जाते हैं कोरोना पेशेंट और कोई छूने वाला नहीं होता है। आप तो कई उदाहरण देखे होंगे कि मतलब इलाज के दरमियान बेड से गिर गया, उसको कुछ उठाने वाला नहीं मिला, ये भी आ रहा है। तो ये सीधी सीधी बात है कि अस्पताल में जगह छोड़िए, डॉक्टर जब छूने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं तो आवाम से ये कहूँगा कि जो प्रोटोकॉल है कि आपको भैया सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। अभी जब तक दवा न निकल जाती है, वैक्सीन न निकल जाता है, तब तक लोगों से गला मत मिलिए, हाथ मत मिलाइए, नहीं तो सरकार के भरोसे आपका जीवन सुरक्षित है। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सारी व्यवस्थाएं, और इसके साथ में जो श्रमिक आए हैं, बिहार के रहने वाले जो श्रमिक हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी का देख लीजिए आप स्टेटमेंट कि हम बिहार में ही उनको रोजगार देंगे। सवाल ये क्या बिहार में इतनी इंडस्ट्री है या इतने रोजगार के संसाधन है कि उन्हें रोजगार यहाँ पर मिल जाएगा? व्यापक रूप से आप देखिए, दिल्ली में मजदूरों की कमी हो गई है, पंजाब में मजदूरों की कमी हो गई है। जो खबर आ रही है कि वापस बुलाना चाह रहे हैं, दुगनी कीमत देने को तैयार हैं। ऐसे में क्या फिर मजदूर पलायन करके वहाँ जाएंगे अपनी दुर्गति करने के लिए? देखिए, जब शुरू में शासन आया था नीतीश बाबू का 2005, तो महज 2-3 साल के बाद नीतीश बाबू घोषणा करने लगे थे कि अब राज्य से पलायन रुक गया। और वहीं पर आपके चैनल के जो भी मीडिया चैनल्स हैं और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो कभी कभी कोसी, बिहार या दरभंगा या सीमांचल के इलाके से मजदूरों से भरे ट्रेन को का विभत्स रूप भी दिखाते हैं। तो ये आयवास करना कि झूठ को बोलना और झूठ को स्वीकार करना, दोनों में फर्क है। तो झूठ को स्वीकार न कर रहे हैं और झूठ बोले जा रहे हैं सुशासन बाबू। 15 साल में अगर पलायन नहीं रोक पाया सरकार, तो क्या अब लगता है कि इनको 95 वर्ष चाहिए पलायन रोकने के लिए? तो जो एक ईमानदार सरकार अपने शासनिक विफलता के कारण, यहाँ कोई उद्योगपति आना नहीं चाहता। आप सुने होंगे डी सिंह का उद्योगपति कि 500 करोड़ का प्लांट हमको लगाना था मुजफ्फरपुर में, और हमको जगह देने में जो परेशानी हुई, और फिर हमको लगा कि नहीं आपराधिक क्षेत्र है, हम शायद सफल नहीं हो पाएंगे, हमने वापस कर दिया प्रोजेक्ट। एक छोटा सा प्रोजेक्ट 15 साल में एक उद्योगपति राज्य में नहीं आया। तो ये जो लाखों लाख बिहार के, बल्कि आप तो गुनाभाग अगर करेंगे तो कम से कम बिहार के 1 करोड़ के आसपास प्रवासी मजदूर बाहर काम करते थे। अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो भूखों मरेंगे, कोई देखने वाला नहीं। इसलिए अभी जो बसें आ रही है लगातार गांव में, हर गांव से मजदूर लोग फिर जा रहा है, पलायन हो रहा है, लगातार हो रहा है। आप लोग को भी सूचना होगी, एक एक पंचायत में 2-3 बस रोज लग रही है।
और लोग जा रहे हैं। वही अब तो मुंह मांगा दे रहा है, क्योंकि उसको भय हो गया मेरा फैक्ट्री कैसे चलेगा। तो भैया बॉम्बे वाले को फैक्ट्री है, दिल्ली वाले को फैक्ट्री है, तमिलनाडु वाले को फैक्ट्री है, आंध्र प्रदेश वाले को फैक्ट्री है, सूरत वालों को फैक्ट्री है, तो हमारे मजदूर तो लाचार और बेबस है, यहाँ काम नहीं मिल रहा है। एक महीना में ही देख लिया कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परिवार को क्या दिखाएंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि 15 साल में जब कोई एक सुई का फैक्ट्री ना लगा हो राज्य में, और बल्कि जो फैक्ट्री चल रही थी उसमें एक भी ना खुला हो, तो इस सुशासन बाबू से एम्प्लॉयमेंट का, मजदूरी के पलायन का, मजदूरों के पलायन का को रोक पाना तो इनके बस की बात नहीं है। ये लगातार जारी रहेंगे और ये बिहार को शर्मसार करते रहेगा। इसलिए बिहार को अगर शर्मसार कर रहा है तो नीतीश बाबू का 15 साल का शासन भी इसमें जरूर से उनका योगदान। विधायक जी, एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है आपको, ऐसे में अब बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव के डेट भी क्लियर किए जाएंगे और चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ स्थिति है बिहार की वर्तमान समय में? कैसा लग रहा है आपको कि किस पार्टी का बोलबाला रहेगा? एनडीए गठबंधन में ही रहेगी? किस तरह अभी तक लग रहा है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो माहौल है और सरकार की जो चाहे चौकीदार, देश के चौकीदार का मामला हो या बिहार के सुशासन बाबू का मामला हो, ये न तो मजदूर को खिला पाए, न मजदूर को घर भेज सके। एक हृदय विदारक सीन आप 2-3 महीना से देख रहे होंगे, देशवासी दुनियावासी देख रहे हैं। तो ऐसे में जो राज्य का माहौल है, जो सर पर चुनाव है, तो जितनी बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने इन दिनों मजदूरों के हित में कही, सारी बात पर लेट से ही सही लोग अमल करते रहे। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, चूंकि सरकार एक जुल्म का सहयोगी था। आपने कहा योगी जी अपने लोगों को बुला लिए, तो कम से कम उत्तर प्रदेश का रेशियो इतना गंदा नहीं। तो क्या बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दी है आरजेडी? देखिए थाली छिपली तो बजने लगा है। हम राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के अश्क से पैदा हुए हम लोग उस खून के आदमी हैं। आप देखे होंगे कि रैली और भीड़ जुटाने का काम तो बीजेपी और एनडीए ने किया, डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार में लग गए। हम तो गरीबों के सम्मान में भोज आयोजित कर रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था के लिए चिंतित हैं। हमको चुनाव की चिंता कहाँ है? मगर ये समझते हैं कि जो अपमान बिहारवासी झेले हैं, जितना संकट में कोरोना को पहुंचाया है राज्य की सत्ता ने, जिस कदर से घुसाया है कोरोना को, जितना हम अपमानित हुए हैं, तो जो शासन कभी भी चुनाव कराए, आज कराए, कल कराए, परसों कराए, वो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से कराएगा। एनडीए का रिश्ता उससे रहेगा ना रहेगा, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर पूरे देश में 4 करोड़ मजदूर होता हो तो बिहार और यूपी के कम से कम उसमें से 2 करोड़ का हिस्सा, कम से कम 2 करोड़ का, और 2 करोड़ में पूरा देश होगा। हम तो मजदूर के फैक्ट्री। तो यहाँ जो स्थिति बनेगी, ये जो क्या कहते हैं चुनाव में, अगर भारत सरकार नीतीश बाबू को मदद कर रही होती दिल से, तो सरकार इतने बैकफुट पर नहीं जाती। न तो ट्रेन दिया समय पर, न सहायता दिया कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए। एक असेसमेंट ऐसा आता है, ऐसे तो रणनीतिकार उन लोगों के हम लोग नहीं हैं, लेकिन एक समाज में संवाद जो सरकार के बारे में बन रही है समाज में, वो ये भी चर्चा हो रही है कि शायद मोदी जी कहीं नीचा दिखाने में तो नहीं लगे हुए थे नीतीश जी को, इसलिए उन्होंने सहयोग न किया। समय पर सहयोग न करना एक बड़ी बात। तो आगे क्या होगा, उन लोग का एनडीए बीजेपी जो भी करे उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि ये चर्चा समाज में थी। आपने पूछा, मैंने कह दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस कदर से हमारी पार्टी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इस कोरोना संक्रमण के काल में, कोरोना के संकट के काल में, त्रासदी के काल में बिहार वासियों के सम्मान और इज्जत के लिए खड़ी रही है, आगे आने वाले समय में हमारी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और ये जो सुशासन बाबू हैं, देश के चौकीदार, जो देश को कोरोना में धकेले हैं, उनको मुंह की खानी चाहिए। एक छोटा सा सवाल आपसे, मैंने कहा विधायक जी मैं सहरसा से आऊँगा, तो आपने कहा कि मेन रोड तो खराब है। सहरसा में अरुण यादव जी हैं और यहाँ आप हैं, फिर क्यों खराब है? आप बताइए। मैं एक बात कह रहा हूँ, न कोई विधायक
रोड बनाते हैं। रोड बनाने की जिम्मेवारी किनकी है, क्वालिटी मेंटेन करने की जिम्मेवारी किनकी है। अभी रोड बना भी नहीं है। आपके सहरसा जिला के एक संवेदक महज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोड बनाए हैं, 15 दिन में टूटने लगा। आप देखे होंगे, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आंदोलन भी हुआ, सीपीआई के लोगों ने किया, कम्युनिस्ट के लोगों ने किया, कि 15 दिन में रोड सरकने लगे। तो यह तो संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त, आरसीपी टैक्स में लिप्त सुशासन बाबू का है कि आपके सड़कों की गुणवत्ता इतनी खत्म है कि सड़कें 1 महीना भी नहीं जाती है, 15 दिन भी नहीं जाती है। तो आप बताएं, इसमें विधायक दोषी है कि सरकार दोषी? क्या संदेश रहेगा आपका मधेपुरा की जनता से, मैं देश की जनता से? जी, मैं देशवासी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देखिए, एक मौत पर दुनिया में उदाहरण अमेरिका बन सकता है। आवाम सड़क पर आ गई तो कम से कम सैकड़ों मौत और करोड़ों लोगों को, जो जिस सरकार ने जलील किया प्रवासी मजदूरों को, कोरोना वायरस को जिस कदर से लाया है हमारे देश में धो करके, नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश के सरकार बनाने के कारण, इस सरकार को समय से पहले धूल चटाइए और सड़क पर आकर के प्रजातंत्र बचाइए, नहीं तो देश बचने वाला। हम बात कर रहे थे मधेपुरा के एमएलए चंद्रशेखर जी से, जिनका सीधा सीधा मानना है कि कोरोना इसे लाया गया है और इसे लाकर थोपा गया है भारत पर। साथ ही साथ इनका प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवालिया निशान है कि आखिर प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, चाहे कोरोना को लेकर हो। अस्पतालों की हालत भी खुद विधायक बता रहे हैं कि जर्जर है। पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर तक अस्पताल में मौजूद नहीं है। होता क्या है बिहार में, किस तरह से कोरोना पर विजय पाती है यहाँ की सरकार, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिहार में राजनीति भी अभी जोरों शोरों पर है और ऐसे में बिहार में जब चुनाव है तो क्या कुछ होता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन अंबुज के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24 मधेपुरा।